फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है, उस टॉपिक है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। इसके पहले भी मैंने जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है उसको डिस्कस किया है। आज मैं इस आपके सामने विभेदीकरण और एकीकरण, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करूँगी। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इसे हम निम्न एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन से जो एग होता है वो जब अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है। क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म इज अ सेल। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है किसी एग का स्पर्म के थ्रू, तो वो एक शेल होती है, कोशिका होती है, जिसे युग्मनज जाइगोट कहते हैं। और यह युग्मनज फिर बहुत तीव्र गति से कोशिकाओं में बढ़ता है, सेल्स में बढ़ने लगता है। और सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं। और जो ये युग्मनज है वो तीव्र गति से कोशिका में बढ़ता है, और जो ये सभी कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की होती हैं। फिर ये विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके भिन्न उत्तक बन जाते हैं। और जो ये कोशिकाएं होती हैं उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ प्राप्त करके और डिफरेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं, जैसे इंद्रिय, हड्डियाँ, रक्त आदि। और प्रत्येक उत्तक का एक विशेष कार्य होता है। जो प्रत्येक टिश्यूज़ है, एवरी टिश्यूज़ है, उसका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ये विभिन्न उत्तक बाद में एक दूसरे के साथ समन्वय से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनाते हैं। जब जाइगोट होता है एक ही प्रकार की कोशिका के विभिन्न उत्तकों जैसे स्नायु और हड्डी में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो ये हमारा जाइगोट होता है वो एक प्रकार की जो सेल्स होते हैं उससे डिफरेंट टिश्यूज जैसे स्नायु, हड्डियों में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है कि विकास सरल से जटिल। जो डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल है वो बताता है हमारा कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो सरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सरल से जटिल होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है। और यह प्रक्रिया विकास के कारण एक जैसी कोशिकाएं जटिल उत्तकों में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो ये विकास का प्रोसेस है, जो सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट, इसके कारण जो कोशिकाएं हैं वो जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो ये प्रत्येक उत्तक अपने विशेष कार्य करते हैं। जो ये टिश्यूज होते हैं, एवरी टिश्यूज, वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन वर्क करते हैं। विभिन्न उत्तकों के समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। और ये सारे जो उत्तक हैं, टिश्यूज हैं, उनके समन्वय से एक तंत्र बनता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारा बॉडी बनता है सारे टिश्यूज मिलके, तो उसको हम एकीकरण, इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का अर्थ है कि शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय से है, जिससे एक जटिल संरचना यानी कि बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर बनता है। इस प्रकार विभिन्न व्यवहार स्वरूपों में भी समन्वय होता है। इसके कारण व्यवहार में और अधिक जटिलता आती है। विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत विकास के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस बॉडी के स्ट्रक्चर में ही देखा जाएगा, बल्कि जो हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, वो हर क्षेत्र में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है उसे देखा जाता है। सामाजिक विकास में भी यह सिद्धांत लागू होता है। नवजात शिशु जब सभी चेहरों को देखकर, जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात, वो सभी को देख के मुस्कुराता है। उसे अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है। लेकिन विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद वो इन चेहरों में माँ का चेहरा पहचानने लगता है। सारे चेहरों में से वो अपने माँ के चेहरा को पहचानने लगता है, और जिनके साथ निरंतर उसकी अंतःक्रिया यानी जिनको वो डेली देखता है उनको पहचानने लगता है, और बस उन्हीं पहचाने चेहरों को देख के मुस्कुराता है। बाद में वो सबको देख के नहीं मुस्कुराता है। इस प्रकार वह अपरिचित और परिचित व्यक्तियों के चेहरों में भेद करना सीख जाता है। वह अन्य लोग और माँ के स्पर्श और गंध में भी भेद करना सीखता है, और बाद में वो अन्य लोग और परिचित अपरिचित का भेद करना सीख जाता है। और ये भी सीख जाता है कि ये सारे चेहरों में से मेरी माँ का चेहरा और गंध और स्पर्श, टच जो है, ये कौन सा टच और कौन सा स्मेल और कौन सा फेस है जो मेरी माँ का है।
फिर वो माँ के चेहरे, आवाज़, गंध और स्पर्श का एकीकरण कर लेता है। और विभेदीकरण के थ्रू वो गंध, माँ का टच होता है, माँ के स्पर्श होता है, माँ की स्मेल होता है, उन सबको एक साथ मिलाकर के वो एकीकरण करना सीख लेता है कि ये सारी चीज़ें मेरी माँ की, एक ही व्यक्ति की हैं और ये मेरी माँ हैं। और ये समझने लगता है कि सभी पहलू एक ही व्यक्ति से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास में भी जो विभेदीकरण और एकीकरण से होकर गुजरता है, जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, वो भी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन से ही होकर के गुजरता है। पहले अधिक और कम में भेद सीखता है। जो बालक होते हैं वो सबसे पहले ज़्यादा और कम में, अधिक और कम में भेद करना सीखते हैं, डिफरेंट करना सीखते हैं, और इसके कारण ही उसे अंकों जैसे विशिष्ट संकल्पनाओं का ज्ञान होता है। और इसी प्रिंसिपल के थ्रू विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंसिएशन के जरिए ही वो अंकों की जो विशिष्ट संकल्पनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सबको समझने लगता है। और इन संकल्पनाओं के एकीकरण के आधार पर विभेदीकरण से वो सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई करने लगता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और उसके बाद से सारे नंबर्स को इंटीग्रेटेड करके वो बाद में एकीकरण के आधार पर वह जोड़, घटाना, गुणा और भाग जैसे कई जटिल संकल्पनाएं सीख लेता है। इस प्रकार जब बालिका 13 महीने की होती है तो वो चलना सीखती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, चलने के स्वरूप में भी डिफ्रेंसिएशन होने लगता है। पहले वो फुदकती है, दौड़ती है, कूदती है। और जब बालक चलना सीखता है तो स्टार्टिंग में वो केवल प्लेजर के लिए चलता है, बट बाद में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चलती है। अब चलना वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से एकत्रित हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह तक चल के और एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तु को ले जाना, एक वस्तु को ले जाना, वो इंटीग्रेटेड हो जाता है। हमारा विशेष है, उसकी कुछ निर्णायक अवधियाँ भी होती हैं। ठीक है, अगर जीवन का कुछ ऐसा समय होता है जो विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है बच्चे का, स्टार्टिंग का एज होता है, वो एक ऐसी अवधि होती है जो विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होती है। और इन अवधि में यदि उसके अनुभव अनुकूल होंगे तो उसके विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, और अगर अनुभव प्रतिकूल हो गए तो विकास में बाधा पड़ेगा। और कभी कभी प्रतिकूल अनुभव से हुई हानि को सुधारा भी नहीं जा सकता है। और कभी कभी बच्चे के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, प्रतिकूल अनुभव उसके ऊपर पड़ जाते हैं, उसके मानसिक विकास पे, उसके विकास पे, जिसे पूरी जिंदगी उस हानि को सुधारा नहीं जा सकता है। और ये अवधि जब बालक अपने परिवेश की परिस्थिति के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, ये निर्णायक अवधि या यह संवेदनशील अवधियाँ कहलाती हैं। जब बच्चे अपने परिवेश के प्रति ज़्यादा ही विशेष संवेदनशील होते हैं तो उस निर्णायक अवधि को बच्चे की संवेदनशील अवधि कहते हैं। निर्णायक संवेदनशील अवधि जीवन की वह अवधि है जब परिवेश परिस्थितियाँ बालक के विकास पर अधिकतम प्रभाव डालती हैं। विशिष्ट अनुभव अन्य अवधियों की उपेक्षा इस अवधि में बालिका के विकास को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो संवेदनशील अवधि होती है जीवन का, वो जो अधिकतम बालक के विकास के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और जब विशिष्ट अनुभव अन्य अवधि की उपेक्षा इस अवधि में बालक के विकास को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर इन निर्णायक अवधियों के दौरान जो विशेष कौशल सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार होता है, और जो ये निर्णायक अवधियाँ होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कौशल सीखने के लिए बायोलॉजिकल रूप से तैयार होते हैं। अब जैसे बालिका है, बोलना तब प्रारंभ करेगी जब उसके स्वर तंत्र, ओठ और जीभ पर नियंत्रण हो जाता है। बालक तभी बोलना शुरू करेंगे जब उनके स्वर तंत्र और ओठ और जीभ पर नियंत्रण हो जाएगा और उसका मस्तिष्क इस कार्य के लिए विकसित हो जाएगा। अर्थात बोलने के लिए बालक का जैविक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जब बालक का स्वर तंत्र, ओठ, जीभ सब नियंत्रित हो जाएंगे और मस्तिष्क इस कार्य के लिए विकसित हो जाएगा तो बालक बायोलॉजिकल रूप से, जैविक रूप से इस चीज़ के लिए, बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैविक रूप से तैयार होने की ही परिपक्वता कहलाती है। और जब बायोलॉजिकल रूप से तैयार हो जाता है तो उसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, तो उसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, यानी परिपक्वता कहते हैं। परिपक्व होने के अतिरिक्त बोल सकने के लिए बालिका को भाषा सुनने के अवसर भी
अवश्य रूप से मिलने चाहिए। अब बायोलॉजिकल रूप से स्वर तंत्र, ओठ, जीभ, मस्तिष्क भी तैयार हो गया, बच्चे परिपक्व भी हो गए, तो अब उन्हें भाषा बोलना है, लेकिन भाषा बोलने के लिए उन्हें भाषा सुनने की भी आवश्यकता होती है। अगर बच्चे भाषा इन सारी चीज़ों से तैयार हैं बट उनको भाषा सुनाई नहीं देगा, उनको भाषा सुनने के अवसर नहीं मिलेंगे, तो फिर वो बोलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जब बालक 12 महीने की उम्र में पहला शब्द बोलते हैं तो इससे पहले वो बहुत सारे शब्दों को समझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जान रहे तो शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन वो उन्हें बोल नहीं पाते। ऐसा भरसक प्रयत्नों के बाद भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी वह जैविक रूप से परिपक्व नहीं है। बोलने से पहले बच्चे बहुत सारी बातों को समझ लेते हैं, भाषा को समझ लेते हैं, लेकिन वो चाह के भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जैविक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। परंतु भाषा सुनने व बोलने के अवसर भी महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे जैविक रूप से परिपक्व हो गए तो वो बोलना ही शुरू कर देंगे। जैविक रूप से परिपक्व होने के बाद उन्हें भाषा सुनने और बोलने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। अगर भाषा सुनने और बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होगा तो जैविक रूप से परिपक्व होने के बाद भी बच्चे को बोलने में परेशानी होगी। ठीक है, जैसे कि बाधिरों संबंधी अध्ययन से स्पष्ट होता है। जो बाधिर होते हैं यानी कि बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बधिर बच्चे होते हैं जिनके ईयर्स में प्रॉब्लम होती है, उनको सुनाई नहीं देता है, तो जो बच्चा भाषा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में अगर बच्चे को ऊंचा सुनने वाले या बहरे बच्चे तब तक नहीं बोल पाते उन्हें जब तक भाषा सुनने के लिए प्रयास न किए जाएं, जैसे कि श्रवण सहायक यंत्र हियरिंग एड्स न दिया जाए। ठीक है, बच्चों को ध्वनियों में भेद कर पाने की तत्परता होती है, इसलिए वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बोलना सीखते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रथम कुछ वर्ष भाषा अर्जन के लिए निर्णायक माने जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि निर्णायक अवधि वह अवधि होती है जब बालक को एक कौशल प्राप्त करने के लिए जैविक रूप से तैयार होता है। यानी कि निर्णायक अवधि वो अवधि होती है जब बालक कोई कौशल, योग्यता सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए परिपक्व हो जाता है, बायोलॉजिकल रूप से तैयार हो जाता है। इस अवधि के दौरान के अनुभव अनुकूल होने चाहिए, यानी कि उसके अनुसार होने चाहिए। उपयुक्त उदाहरण में भाषा सुनने और अभ्यास करने के अवसर जो उसे कौशल प्राप्त करने में सहायक होंगे। यदि अनुकूल अनुभव निर्णायक अवधि के बाद होते हैं तो बालक को सीखने में कठिनाई होगी। भावनात्मक विकास के लिए भी निर्णायक अवधि होती है। जो प्रथम 6 महीने होते हैं वो बालक अपना पहला सामाजिक संबंध किससे बनाता है, जो उसके पालनकर्ता होते हैं उनसे स्थापित करता है। अनुसंधान से ज्ञात होता है कि जो बालक होता है ये संबंध तभी बना सकता है जब पालनकर्ता स्नेहशील हो और उसका पालन पोषण अच्छे से करता हो। भावनात्मक विकास के लिए भी निर्णायक अवधि होती है, वो होती है स्टार्टिंग के 6 मंथ। जो बच्चे होते हैं वो अपना पहला सामाजिक संबंध अपने जो पालन करता होते हैं, पालन पोषण करने वाला होता है, उससे स्थापित करता है, जो कि प्रायः माता ही होती है। और यह ज्ञात किया गया है कि जो संबंध जब बच्चे होते हैं वो भावनात्मक संबंध तभी अपनी माता से स्पष्ट स्थापित कर पाते हैं जब पालनकर्ता कैसी हो, स्नेहशील हो और उनका पालन पोषण करती हो। जो बच्चे पहले 6 महीने में भावनात्मक संबंध नहीं बना पाते, बच्चे 6 महीने में भावनात्मक संबंध नहीं बना पाते तो वे व्यथित और बेचैन दिखते हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक रोते हैं। अगर बच्चे ने प्रथम 6 महीने में अपने पालनकर्ता के साथ भावनात्मक संबंध नहीं स्थापित किया तो बच्चे व्यथित रहते हैं और बेचैन रहते हैं और अपेक्षाकृत अधिक रोते हैं और भयभीत रहते हैं और लोगों के प्रति प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाते तथा सामाजिक संबंध बनाने में पीछे हटते हैं। यदि स्थिति जारी रही तो 6 महीने के बाद भी बालक अन्य लोगों से संबंध नहीं बना पाएगा। भावी जीवन में उसे घनिष्ठ संबंध बनाने में भी कठिनाई होगी। अतः सामाजिक विकास के लिए जीवन के प्रथम 6 महीने निर्णायक होते हैं। तो भाषा विकास में भी निर्णायक होते हैं। ये स्टार्टिंग के जो एज होते हैं प्रथम 1 वर्ष और सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी प्रथम 6 वर्ष निर्णायक अवधि होती हैं। इसलिए बच्चों को 6 महीने के होने तक ज़्यादा जो पालनकर्ता होती है उससे उसको बातचीत करना चाहिए, स्नेहपूर्ण रहना चाहिए, ताकि बच्चा उससे अपना जो सामाजिक संबंध है वो उचित तरीके से स्थापित कर पाए।
ठीक है। तो जो निर्णायक अवधियाँ होती है सर्वोच्चतम समय होता है, किंतु यह भी याद रखना आवश्यक है कि अवधियाँ ही सीखने के लिए एकमात्र समय नहीं है। बालक निर्णायक अवधि के बाद भी कौशल प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि निर्णायक अवधि में अगर बच्चे ने कौशल प्राप्त नहीं किया तो आगे प्राप्त नहीं ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी अगर निर्णायक अवधि खत्म हो जाए उसके बाद भी बच्चे कौशल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने में अधिक समय लगेगी और कठिनाई ज़्यादा होगी। ठीक है। अब 6.5 वर्ष की बालिका के बारे में पढ़ें, जो जन्म से अपनी माँ गूंगी माँ के साथ रहती है। अब ये एक बच्ची है जिसे निर्णायक अवधि नहीं मिल पाई, वो 6.5 ईयर की हो गई, 6.5 वर्ष की हो गई, और उसकी जो माँ है वो गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, तो बच्ची उसके साथ रहती थी। तो बच्ची, माँ बोल नहीं पाती थी तो बच्ची क्या है, वो भाषा को सुन नहीं पाती थी। ठीक है। तो फिर वो भी 6.5 वर्ष के होने तक बोलना नहीं सीख पाई, क्योंकि उसको भाषा सीखने का माहौल नहीं मिला। उसकी माँ गूंगी थी और माँ के साथ वो अकेली रहती थी, तो उस बच्ची को भाषा सीखने का जो है वो अवसर यानी कि माहौल नहीं मिला, तो 6.5 वर्ष के होने के बाद भी भाषा नहीं सीख पाई। फिर उसे 2 वर्ष के लिए विशेष अनुदेश इंस्ट्रक्शन दिए गए, फिर धीरे धीरे उसने बोलना सीख लिया और 14 वर्ष की उम्र तक उसकी भाषा सामान्य हो गई। बच्चे प्रतिकूल अनुभव से उभर सकते हैं। ऐसा कई बच्चों के अनुभवों में देखा गया है, जो जीवन के प्रारंभिक 6 महीनों में पालन करता के स्नेह से वंचित रहे। यद्यपि इन बच्चों में वे लक्षण दृष्टिगत होने लगे जिनका ऊपर वर्णन किया, परंतु 6 महीने के बाद जब उन्हें एक स्नेहमय वातावरण मिला तब उनके अधिकतर लक्षण लुप्त हो गए और वे व्यक्तियों से संबंध होना व संबंध बनाना सीख गए। अब जैसे है सामाजिक संबंध बनाने का, तो निर्णायक अवधि 6 महीने की है। तो कई बच्चे थे, कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए गए कि जो बच्चे प्रारंभिक के 6 महीनों में अपने पालनकर्ता से प्रेम से स्नेह से वंचित रह गए, तो उन बच्चों में ये लक्षण दिखने लगे जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, यानी कि वो अधिक रोते थे, बेचैन रहते थे, व्यथित रहते थे और भयभीत रहते थे। लेकिन जब उन्हें 6 महीने के बाद स्नेहमय वातावरण मिला तो उनमें से जो उनके अधिकांश लक्षण थे वो समाप्त हो गए और वो व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।